बात करते हैं उद्देश्य की। अब जो यहाँ का यानी कि हमारा जो उद्देश्य है हमारी प्रस्तावना का, अब उद्देश्य में देखो उसका उद्देश्य बेसिकली क्या है। यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं न्याय की। न्याय, अब देखिए जो न्याय है ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए कोई भी राष्ट्र, किसी भी राज्य की अगर आपको शासन व्यवस्था को जांचना है और हाँकना है, जानना है कि वह राष्ट्र कितना स्वस्थ है, तो माना जाता है कि आप उसकी न्यायिक व्यवस्था को टटोल के देखिए, वहां लोगों को समय पर न्याय मिलता है नहीं मिलता है। अगर किसी राष्ट्र, किसी राज्य में व्यक्ति को समय पर न्याय मिलता है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, वह राष्ट्र पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक होगा और सफल होगा। वहां पे कहने का मतलब क्या है कि जो जनता होगी वह उस शासन व्यवस्था से खुश होगी, क्योंकि इन द एंड बात आके टिकती है न्याय पर। ठीक है, तो ये मेन चीज है। तो भारतीय प्रस्तावना के अंदर हमने न्याय पे सबसे ज्यादा जोर दिया, जिसमें न्याय में किस किस की बात कही गई है, एक सामाजिक न्याय की बात कही गई है। ये है क्या, सामाजिक न्याय। देखिए अब हमारे समाज में, हमारी प्रस्तावना में कहा गया है कि देखो समाज के, हमारे समाज में आप देखते हैं हमारा समाज जो है वो जाति, धर्म, लिंग, अन्य तरह के भेदभाव है, सांप्रदायिक भेदभाव, इसमें धार्मिक भेदभाव देखने को मिलते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाती है। यानी कि भारतीय संविधान जो बनाया गया भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, तो उनका कहीं ना कहीं ये सपना रहा है, भारतीय लोगों का एक सपना रहा है कि लोगों को किसी भी तरह से किसी भी ताकतवर समूह का शिकार ना हो। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे पहले जातिवादी व्यवस्था थी, जो मास्टर कास्ट थी वही रेगुलेट करती थी। ठीक है, और वो जो लोअर कास्ट लोग थे उनके, उनको यानी उनका हर तरह से शोषण किया जाता था। तो उनमें ये कहा गया कि देखो संविधान की दृष्टि में इन सबको बराबर किया गया, समाज को। देखिए हो सकता है कोई व्यक्ति किसी जाति धर्म में विश्वास रखता हो, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मानते हैं कि हमारी जाति, हमारा धर्म सबसे ऊपर है। ठीक है, ये भले इनकी मन की भावना हो। ठीक है, देखो मन की भावना में आप क्या रखते हैं उसके लिए कोई दंड संहिता नहीं है, उसके लिए तो हम अपनी आपकी नैतिकता मानते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जो हम जब बात करते हैं इस भेदभाव की, तो वहाँ समाज के अंतर्गत अगर आप किसी जाति विशेष, धर्म, लिंग, रंग रूप के आधार पर अगर किसी को बुलाते हैं, बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि वह कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि आप भारत की एकता अखंडता को चोट पहुंचा रहे हैं, भारतीय समाज के अंदर आप एक तरह का भेदभाव फैला रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं जो हमारा जो 14 आर्टिकल जो दिया गया है इसके अंदर यानी कि समानता की बात कही गई है। तो समानता में ये जो बात कही गई है कि सामाजिक समानता होगी, सामाजिक समानता में जब तक न्याय समान रूप से नहीं होगा तब तक वह नहीं माना जाएगा। तो समाज में हर व्यक्ति को न्याय देने की बात कही गई है। ये हो गया आपका एक, ये देखा गया एक सामाजिक न्याय। दूसरी बात हम करते हैं इसके अंदर आर्थिक। क्या है, आर्थिक। अब देखिए जब आर्थिक की बात करते हैं, देखिए आर्थिक न्याय बहुत जरूरी है। यार जैसे कि आप देखिए, अगर चाहे कोई औरत है या चाहे औरत है चाहे पुरुष है, अगर वो एक ही तरह के प्रोफेशन में, एक ही तरह की पोस्ट पर हैं, तो उनको समान वेतन मिलता है। आप भारतीय सरकारी नौकरी में कहीं पर भी आप देख लीजिए, आप किसी पद पर हैं, अगर आप सेम डेजिग्नेशन पे आप दोनों हैं, स्त्री या पुरुष, ठीक है, या फिर कोई थर्ड जेंडर भी है, तो उनको क्या होगा, एक समान रूप से वेतन मिलेगा, बिना किसी नस्ल, लिंग और जाति के आधार पर। तो यहाँ पर एक आर्थिक न्याय की बात कही गई है। ठीक है, समान मिलता है, समानता उसमें दी गई साथ साथ। और आर्थिक न्याय का मतलब क्या है कि जैसे कि जिस तरह पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे सरकार कहती है आप पढ़े लिखे हैं, आप आइए कंपटीशन में उतरिए और आप अपनी नौकरी ले लीजिए, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए भी सरकार क्या करती है, रोजगार की व्यवस्था करती है। ठीक है, जैसे नरेगा जो है योजना के अंदर आपने देखा गांव के अंदर ही लोगों को, गांव यानी गांव के अंदर ही लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। यानी कि हर राज्य प्रतिबद्ध है इस तरह से कि वह अपने व्यक्तियों को, अपने नागरिकों को वह रोजगार देगा, जिसमें हर एक स्टेट की अपनी इनकम के हिसाब से, कुछ लोगों ने कहीं कहीं पर उसका 150 रुपया है, कहीं पे 200 है, कहीं 300 रुपये है। तो ये एक स्टेट टू स्टेट उसकी इनकम और उसकी यानी आमदनी पर चीज़ें डिपेंड करती है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थिक न्याय किया जाता है। तो व्यक्तियों को उसकी आवश्यकता के अनुसार, एक राज्य जो है, राज्य का जो निर्माण हुआ है इसी आधार पर हुआ है कि वह आर्थिक न्याय करेगा, क्योंकि बिना अर्थ के तो किसी व्यक्ति का विकास संभव है ही नहीं। भाई पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, पैसे के बगैर तो आप कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आर्थिक न्याय की उन्होंने बात कही। तो ये आपका आर्थिक न्याय हुआ।
हमने एक सामाजिक न्याय की बात कर ली, एक आर्थिक न्याय की बात कर ली, ठीक है। अब बात आती है राजनीतिक। देखिए राजनीतिक न्याय की बात हम करते हैं, देखिए राजनीति के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, बढ़ चढ़कर भाग ले सकता है। कोई भी व्यक्ति, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं आप लड़ सकते हैं, निर्दलीय लड़ना चाहते हैं आप लड़ सकते हैं, कोई भी आपको नहीं रोकेगा, आप फ्री हैं। तो राजनीतिक शिक्षा हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो राजनीतिक न्याय जो है वह देने की बात कही जाती है। तो यानी कि राजनीतिक न्याय में हम सीधी सीधी बात ये करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति में बढ़ चढ़ कर वो भाग ले सकता है, किसी वही भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आप राजनीति में ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑफिसर का बेटा है, किसी का नेता या अभिनेता का बेटा, अगर मान लीजिए वह कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसको एक तरह की इम्यूनिटी दी जाएगी, नहीं उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, उसको भी कानून के आधार पर ही कसा जाएगा उसके दंड को, और उसको उसी आधार पर उसको दंड दिया जाएगा, चाहे एक आम व्यक्ति मर्डर करे चाहे ये करे। फिर एक बात अलग है कि असल मायने में जो चीज़ें हम देखने को मिलती है वो एक अलग होती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि कुछ कुछ एरिया में, कुछ कुछ जगह, जैसे मान लीजिए कोई हर जगह एक जैसा नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में हमने हर चीज़ को अलग अलग रूप में बांट रखा है। जैसे मान लीजिए कोई आर्मी ऑफिसर अगर वो किसी का मर्डर कर देता है तो उस पर केस एक कॉमन न्यायालय के अंदर उस पर केस नहीं चलेगा। आर्मी का अपना एक बोर्ड होता है, उनका अपने कमीशन है, वहां पर उस पर कार्रवाई होगी, उनको अपना कोर्ट होता है, वहां पर उनको होगी। एक नॉर्मल कोई पुलिसमैन उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि राजनीति की जो हम बात करते हैं तो राजनीतिक न्याय में ये देखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति के समक्ष समानता की बात है। आप राजनीतिक जो भी कानून बनाए गए हैं, राजनीतिक जो भी निर्णय लिए गए हैं, वे सब पर समान रूप से लागू होते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज देखी जाती है। देखो कई बार इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार पूछा जाता है कि भारतीय प्रस्तावना के अंदर कौन कौन से न्याय को जोड़ा गया है। जैसे बोलते हैं राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय और धार्मिक न्याय कई बार डाल देते हैं। तो धार्मिक न्याय इसमें नहीं है, बस इस बात का आप ध्यान रखिए, धार्मिक न्याय इसमें नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि धर्म जो है वो किसी राज्य का टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जो संविधान में हम देखते हैं कि वो ये मानता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है, वो किसी धर्म विशेष की पैरवी नहीं कर सकता। तो ये मोटे तौर पर चीज देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम इसके अंदर एक चीज और देखते हैं, उद्देश्य के अंदर ही है ये आपका। अब इसके अंदर बात आती है स्वतंत्रता की। उद्देश्य, देखिए स्वतंत्रता जो है बहुत मायने रखती है। देखिए अगर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो उसका विकास हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप स्वतंत्र नहीं है, मान लीजिए अगर आपको कहीं पर आने जाने की अनुमति नहीं है, या आप कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है, या फिर आप अपनी मनचाहे विवाह नहीं कर सकते, जो भी तरह की, हालांकि फैमिली रिस्ट्रिक्शंस भी इसमें शामिल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज आप ये देखते हैं कि स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान आपको देता है कि भाई आप 18 वर्ष और 21 वर्ष से अगर आपकी आयु ऊपर है तो आप अपने मन के अनुसार किसी व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता आपको दी जाती है। तो स्वतंत्रता जो है ये बहुत बड़ी चीज है, इसके ही आधार पर बहुत नई नई चीजें पैदा हुई हैं। देखिए अगर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा। देखिए अगर आप किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली बात क्या है, उसका मानसिक विकास होना बंद हो जाएगा, वो मेंटली मेंटली स्टक हो जाता है, रुक जाता है, उसका विकास नहीं होगा। और अगर उससे सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, अगर वो समाज में किसी भी तरह के समूह में या किसी भी तरह की बोर्ड के अंदर शामिल नहीं होता है, मान लीजिए कोई भी व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, मान लीजिए कोई कोई जागरण कर रहा है अपने एरिया में, या फिर कोई पाठ कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई मंडली जा रही है, कोई कहीं यात्रा करने जा रहा है, तो उसके लिए व्यक्ति एकदम फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस मंडली को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है। तो उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर स्वतंत्रता को भी बहुत मोटे रूप में हम देखते हैं, इसी से ही व्यक्ति का विकास होता है। अब बात आती है स्वतंत्रता के साथ समानता की। देखिए स्वतंत्रता किसी काम की नहीं है अगर उसमें समानता ना हो।
सबसे बड़ी बात यही है। देखिए आप स्वतंत्र तो है, आप कहीं भी जाने खाने पीने के लिए कुछ भी करने के लिए आप फ्री है। लेकिन मान लीजिए आपको तो सुविधा दे दी, लेकिन अगर इसी के अंदर मैं कंडीशन डाल दूं कि भाई आप तो जा सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ जा सकते हैं, लेकिन आप जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में एडमिशन तो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्कूल में लेने के बाद आप कॉलेज में नहीं जा सकते। कॉलेज में कुछ विशेष लोग ही जाएंगे, कुछ उच्च वर्ग के लोग ही जाएंगे, या जो धनपति लोग हैं वही जाएंगे। तो अगर मैं उसमें क्लॉज डाल देता हूँ कि भाई आप स्कूल तक तो पढ़ सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, उन उसके बाद जो पढ़ने का अधिकार है यह उच्च जाति के लोग या फिर धनी वर्ग जो है उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, वहां पर आप नहीं आ सकते। तो स्वतंत्रता किसी रूप में आप देखेंगे किसी काम की रही है, ये विकलांग हो जाएगी। तो इसलिए स्वतंत्रता जो है, जब तक वह समानता, यानी जब तक स्वतंत्रता के अंदर समानता समाहित ना हो, तब तक उसका रूप कुरूप ही रहता है। यानी स्वस्थ स्वतंत्रता जो है वह समानता को लेकर ही पैदा हो सकती है, और स्वतंत्रता में अगर समानता नहीं है तो वह बढ़ ही नहीं सकती। उसी तरह से अगर आपका समानता है लेकिन स्वतंत्रता नहीं है, भाई आप और मैं समान तो हैं, आप और मेरे मुझे एक तरह का फूड तो मिल रहा है, एक तरह की व्यवस्था तो मिल रही है, एक तरह का परिवार में हम रह तो रहे हैं, लेकिन मैं जाने के लिए फ्री हूँ लेकिन मेरी बहन जाने के लिए फ्री नहीं है कहीं। भाई वहाँ समानता तो है, हमको सब खाना मिलता है, पढ़ाया वढ़ाया सब जाता है, सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं वहाँ पर बाहर, यानी कि मैं घर से 8 या 10 बजे तक मैं बाहर रह सकता हूँ, लेकिन मेरी बहन 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती। तो यहाँ पर हम जो चीज़ देखते हैं ये फिर क्या दिखता है कि भाई वहाँ पर स्वतंत्रता तो है, यानी समानता तो है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं दी जा रही, और स्वतंत्रता है समानता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम एक रूप में देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसके बगैर किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, और उसके बाद आती है व्यक्ति की गरिमा। ये सब जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, वर्णित है कि व्यक्तियों को ये सब चीजें देनी अनिवार्य है। ठीक है, तो ये जब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब व्यक्ति की गरिमा, अब देखिए व्यक्ति की गरिमा की सीधी सीधी बात ये है, देखिए हर एक व्यक्ति जो है वह अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, उसे कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह उसे रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि भारतीय संविधान उसको यह स्वतंत्रता और यह अधिकार देती है। ठीक है, आप किसी के आत्मसम्मान को या फिर आप किसी को भी, यानी कि किसी के आत्मसम्मान या भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। जैसे आपने देखा कई बार ऐसा होता है, कई लोग किसी को टॉर्चर इतना करते हैं, इतना बोलते हैं, फिर वो सुसाइड कर लेता है। तो अब मान लीजिए किसी को आप टॉर्चर करते हैं और उसके चलते वो बेचारा सुसाइड कर लेता है, तो आप पर उस चीज़ का केस बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि आपने उसको मजबूर किया है। तो कहीं ना कहीं आपने उसके आत्मविश्वास को, ठीक है, उसके कॉन्फिडेंस को आपने ब्रेक किया, तो उसको कहीं ना कहीं वो इसलिए मजबूर हो गया। तो गरिमा हर एक व्यक्ति की होता है, आत्मसम्मान हर एक व्यक्ति का है। आत्मसम्मान से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। अगर मान लीजिए अगर आपको सब कुछ मिलता है, आपको खाना रोटी कपड़ा, आपके घर में सब कुछ मिलता है, लेकिन आपके पिता आपसे कभी प्यार से बात नहीं करते, तो आपको हमेशा ये रहेगा कि मेरे पिता ने मुझे प्रेम नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरी यानी गरिमा कभी बनने नहीं दी, मेरी गरिमा में उन्होंने हमेशा मुझे यानी ठेस पहुंचाई मेरी गरिमा को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, व्यक्ति बिना गरिमा के नहीं जी सकता। यही आदमी के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। ठीक है, आपको कोई कुछ भी दे लेकिन आपका सम्मान ना करे, आपको धुतकारे, तो आप देखिए किसी कुत्ते को आप प्यार से बुलाइए, आएगा, उसको रोटी डालिए आप, वो आता है। अगर मान लीजिए आप उसको पीटने के लिए बुलाइए, पुचकारेंगे, वो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सेंस कर जाता है, उसे लगता है कि नहीं ये व्यक्ति भला ही मुझे रोटी देगा लेकिन मुझे मारेगा, तो वो रोटी भी छोड़ के चला जाता है। तो कहीं ना कहीं चीजें हैं कि व्यक्ति को सम्मान उसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब बात आती है अगला यहाँ पर राष्ट्रीय एकता की। राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की बात करते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बात कही गई, देखिए कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर किसी नेगेटिव तरह का कोई विचार नहीं फैला सकता जिससे भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुंचती हो। जैसे मान लीजिए कोई जातीय भेदभाव भी करता है, तो ये भारतीय एकता और अखंडता पर एक चोट पहुंचाई जाती है। ठीक है, कोई देश विद्रोह करता है तो ये भी एक एकता अखंडता पे चोट पहुंचाने वाली बात है। तो ये बात कही गई कि भारत की राष्ट्र की एकता, यानी कि हम भले ही कोई बंगाली है, बिहारी है, उड़िया का रहने वाला है, कोई भी कहीं का भी रहने वाला है, हम सब भारतीय हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि विवेकानंद से पूछा, जब विवेकानंद ने एक बार इस बारे में बात भी कही थी कि एक बार बहुत लोगों ने विवाद चला कि भाई जब कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो मुस्लिमों के हितों
को ध्यान में रखकर कानून नहीं बनाए जा रहे हैं, या फिर उन पर ये यानी मुसलमानों के साथ गलत किया जा रहा है, या फिर सिखों के साथ गलत किया जा रहा है, ईसाइयों के साथ, बौद्ध और जैनियों के साथ। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई हम जनसंख्या में कम है इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है, हम माइनॉरिटी ग्रुप से आए थे इसलिए हमारे साथ होता है। तो कह रहे फिर विवेकानंद जी ने फिर वहां पर एक बात कही, देखिए भारत के अंदर ना कोई भी व्यक्ति आप में से अल्पसंख्यक नहीं है, कोई माइनॉरिटी में नहीं आता है। भारत के अंदर अगर कोई अल्पसंख्यक है तो सिर्फ भारतीय है। यानी देखो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, अगर अब भारत के अंदर अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी में कोई है तो वो सिर्फ भारतीय है। आप सब तो क्वांटिटी में है ही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भारतीयता दिखती नहीं है, आप तो अपने जाति नस्ल समूह इनके हितों की बात कर रहे हैं। तो आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये सब चीजें भारतीय एकता अखंडता को चोट पहुंचा रही है। देखिए जब हम किसी भूभाग पे, जब हम एक निश्चित भूभाग पे हम सभी लोग रह रहे, एक संप्रभु राष्ट्र में रह रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा दायित्व ये बनता है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। अन्य देशों को देखिए, जापान जर्मनी को देखिए, हालांकि देखो इन्होंने कितने युद्ध लड़े हैं, जापान जर्मनी इंग्लैंड, ये सदा से युद्ध लड़ते आए हैं। और हमने जो युद्ध लड़े हमारे गृह युद्ध ज्यादा रहे हैं, बाहर से तुमने युद्ध लड़े ही नहीं कभी भी। तो इनके देखिए अन्य देशों से युद्ध लड़ते रहे हैं। तो देखो इन सब चीजों से, हालांकि इनका एक बर्बर नेचर रहा, लेकिन इन सब चीजों से आप देखेंगे इन लोगों के अंदर नेशनलिटी, राष्ट्रवाद की भावना बहुत अच्छे से भर गई। ये जान गए कि राष्ट्र का मतलब क्या है। इसलिए जब भारत के अंदर अंग्रेज आए तभी हम लोगों को लगा कि अब हमें एक एकता पर जोर देना चाहिए, हमें एक होने की जरूरत है। उससे पता जाति नस्ल इन बहुत चीजों में बटे हुए थे हम। 565 रियासतें थी, आपस में लोग लड़ते ही रहते थे। तो किसी भी तरह का कोई व्यक्ति यहाँ पर, हम किसी भी एक झंडे के तले नहीं थे। हर राजा अपने अपने हितों के अधिकारों की बात करता था। तो ये सब चीज देखी जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम भारतीय भारत में रहते हैं, चाहे हम किसी जाति नस्ल संप्रदाय के व्यक्ति हैं, हमारा जो फर्ज बनता है वह राष्ट्र के प्रति बनता है, और राष्ट्र ही हमारी हर हितों की सुरक्षा करता है। ठीक है। देखिए भले ही मैं आप किसी भी ईश्वर को मानता हूँ, अल्लाह भगवान किसी को भी मैं मानता हूँ, ठीक है, तो क्या अगर कल को युद्ध हो जाएगा तो क्या मुझे भगवान बचाएगा? नहीं, मुझे राष्ट्र बचाएगा। मेरे देश की सेना, मेरे देश के लोग, मेरे देश की मिलिट्री, ठीक है, ये मेरी सुरक्षा करेंगे। कल को मेरा भाई मान लीजिए मेरे पीछे चाकू लेके भागे, ठीक है, तो क्या होगा? मुझे कौन बचा सकता है? भला ही हम दिल्ली पुलिस की कितनी बुराई करते हैं या अपने राज्य की पुलिस की कितनी बुराई करते हो, जो भागे तो मुझे कोई याद नहीं आएगा कि मुझे कौन बचा। मुझे सिर्फ पुलिस याद आएगी, भाई 100 नंबर डायल करो, इसको पकड़ लेगी। मेरे देखो मेरे साथ मेरा पूरा परिवार ही मेरे खिलाफ हो जाए, मेरे को मारने के लिए दौड़े, तो अंतिम मेरी जो सुरक्षा करने के लिए कौन खड़ा है? मेरा देश खड़ा है, मेरे देश की पुलिस खड़ी है। तो मेरे देश में कानून संविधान ने इस तरह से इस स्ट्रक्चर को बनाया है कि भले ही दुनिया आपकी बैरी हो जाए, लेकिन हम आपके साथ सदैव हैं, सदैव आपके साथ दिल्ली पुलिस। ठीक है। तो ये सब चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एकता अखंडता की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं बंधुता की। देखिए बंधुता की हम बात जब हम करते हैं, जिसे हम भाईचारा भी कह सकते हैं। देखिए आपसी भाईचारा देखो क्या है कि बंधुता वही वाली बात के, जैसे मैंने कहा कि भाई हम किसी जाति धर्म या फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर, इन सब चीज़ों के नाम पर हम ना लड़ें। ठीक है, हमें एक साथ रहना है, उसी से हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। अगर हम एक नहीं हैं तो हम विकास नहीं कर सकते। आप पश्चिम में देखिए, पश्चिम के जो लोग हैं वहाँ पर जो आज मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे जो हैं, वह किसी भी तरह से आप देखेंगे सांप्रदायिक नहीं है। हालांकि वहाँ एक ही रिलीजन के लोग देखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर अलग अलग मत के लोग हैं, और वे अलग अलग मत और विचारधाराओं के साथ चलने वाले लोग भी हैं। तो उनको भी जो संघर्ष जो करते हैं, वह संघर्ष भी बौद्धिक संघर्ष होता है। वो संघर्ष, उस संघर्ष में क्वालिटी होती है। उस संघर्ष के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलती है कि वह अंततः अपने राष्ट्र के हित के बारे में हमेशा सोचते हैं। ये नहीं कि अगर वो लड़ रहे हैं किसी बात पर तो उन्हें बस फूक देते हैं, ये फूक देते हैं, लड़ाई कर देते हैं, कोई लोग आ रहे हैं उनको पीट देते हैं, दंगे होते रहते हैं। तो ये वहां पर इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उन लोगों ने अपनी चीजों को डेवलप किया, वो लोग शिक्षित हुए हैं, वो लोग वाकई में ही पढ़ते हैं। हम भले ही कहते हैं कि अंग्रेज ऐसे हैं और वैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग पढ़ते हैं भाई, तभी तो इस तरह के कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें दिए हैं। आप देखिए भारत के अंदर जो हमने जो संविधान जो बनाया है हमारा, हमारी प्रस्तावना, हम जो चीजें देखते हैं वो सारी कहाँ से आई है? ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हमने बहुत सारे देशों से चीज़ें ली हैं, अफ्रीका, बहुत जगह से हमने चीज़ें ली हैं। कैसे ली हैं? क्योंकि वो हम लोगों से संपन्न राष्ट्र थे, उन्होंने इन सब चीज़ों पर वर्क किया था, उन्होंने इन सब चीज़ों पर काम किया था, उन्होंने इन सब चीज़ों को लोगों को समझाया, लोगों को इकट्ठा किया, तब जाके उन लोगों में बंधुता की बात आ पाई, ये सब चीज़ें आ पाई। इसलिए हमारा शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हमारा विकास संभव नहीं है। ठीक है, ये एक मेन टॉपिक रूप में देखा जाता है। तो यानी कि ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये इस रूप में पूरी हम यहाँ पर देखने को कवर कर लेते हैं।
ठीक है। देखिए कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। यही नहीं कि आप एकदम मंत्रमुग्ध होके बैठ जाएं और कोई प्रश्न ना करें। प्रश्न आपको करना चाहिए। अगर आप प्रश्न नहीं करेंगे तो कैसे आपका आपका और मेरा विकास होगा। देखिए हम बायलेटरल, हम परस्पर एक दूसरे का विकास कर रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इंटरेक्शन होता रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ और आती है, इसमें कुछ मेन मेन पॉइंट भी आते हैं, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, कि देखिए हम बोलते हैं कि जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना है, भारतीय जो प्रस्तावना है, ठीक है, हर व्यक्ति का इस पे अलग अलग एक मत रहा है। जैसे नेहरू जी ने कहा है कि जो प्रस्तावना है वह भारत की आत्मा है। ठीक है, अब ये भारत की आत्मा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हर व्यक्ति का इस पे अलग अलग विचार है। अब अंबेडकर साहब ने भी कहा है भारतीय संविधान की कोई आत्मा है तो वो अनुच्छेद 32 के रूप में उस चीज को कहते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो अनुच्छेद 32 जिसमें हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें प्राप्त है, ठीक है, उसको अंबेडकर जी ने जो कहा है, क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। नेहरू जी इसको आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना को, वो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आता है N.A. पालकी, पालकी वाला, N.A. पालकी वाला जो रहे हैं, ठीक है, ये भी थे। इन्होंने भारतीय संविधान प्रस्तावना को अलग रूप में बताया। उन्होंने कहा प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक परिचय पत्र है। क्या है वह? एक परिचय पत्र है। भारतीय प्रस्तावना एक परिचय पत्र है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का परिचय पत्र है क्या? प्रस्तावना। भारतीय संविधान का परिचय पत्र जो है वह क्या है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान का, ठीक है, भारतीय संविधान का जो मान मान के चल लो आप, यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया, संविधान का परिचय पत्र। तो संविधान का परिचय पत्र क्या है? हमारी यानी प्रस्तावना। ये किसने कहा है? N.A. पालकी वाला। N.A. पालकी वाला ने क्या कहा कि यह प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। अब इसके बाद एक व्यक्ति और हैं, ठीक है, जिनको शायद आपने भी सुना उनके बारे में। भारतीय संविधान सभा के मेंबर भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये इनका जन्म मद्रास में हुआ। ठीक है, अलाड़ी कृष्णन अय्यर। ठीक है, अलाड़ी, लिख देता हूं मैं इनका नाम। ये अलाड़ी कृष्णन अय्यर जो रहे हैं, ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना क्या है? हमारे दीर्घकालीन, दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यानी हमारे दीर्घकालीन जो सपने हैं, ठीक है, दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यानी कि अब भाई जब बनाई गई है प्रस्तावना तो उसमें कहा गया कि भाई अब अलाड़ी कृष्ण अय्यर ने कहा है कि दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यानी प्रस्तावना में भाई हमने ये सोचा है कि आने वाले समय में भारत ये सब चीज़ें हम जो बना रहे हैं, जो हमने लागू किया है, हम ये सब चीज़ें हासिल करेंगे, जिसके अंदर समाजवाद होगा, पंथनिरपेक्ष होगा, लोकतंत्र होगा, गणतंत्र रूप होगा उसका, स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, ठीक है, न्याय होगा, राष्ट्रीय एकता होगी। इस तरह की बातों पे इसमें सब चीज़ें कही गई। हालांकि देखो इसके अंदर भारतीय संविधान के अंदर ये सब चीज़ें प्रस्तावना में दी गई है, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, जो बहुत फेमस भी है। 1976 का संशोधन है। कौन सा संशोधन है बताएंगे आप? 1976 में कौन संशोधन हुआ है बताइए, बताएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए
ये संशोधन कौन सा है? ये 42वां संशोधन है। कौन सा संशोधन था ये 42वां संशोधन था। इस संशोधन के अंदर क्या किया गया? तीन चीजों को ऐड किया गया, यानी तीन वाक्यों को ऐड किया गया इसके अंदर। वो कौन कौन से वाक्य थे जिनको इन्होंने ऐड किया? संशोधन कर कर इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, धर्म, पंथ निरपेक्ष लिख देता हूं इसको, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये चीजें ऐड की गई। हालांकि देखो ये सब चीज़ें ऐड जो है इंदिरा गांधी के कारण ही ऐड की गई। हालांकि इंदिरा गांधी जी जो थी वो समाजवाद से बहुत प्रभावित थी, उसके चलते उन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट भी किए। हालांकि बाद में बहुत काफ़ी उसमें अमेंडमेंट जो थे, उन्होंने हमेशा संसद को पावरफुल बनाने की कोशिश की, ताकि संसद पावरफुल तो वो पावरफुल। हालांकि उन्होंने इन सब चीज़ों पर कानून भी बनाए, काफ़ी कानून बने थे, इमरजेंसी के दौरान की भी बात रही है ये। तो बाद में काफ़ी खारिज भी कर दी गई न्यायपालिका के द्वारा, पुनः अवलोकन के चलते। हालांकि उन्होंने इस चीज़ पर भी कानून बना दिया था कि संसद के द्वारा बनाया कोई भी जो कानून होगा, ठीक है, तो उस पर कोई भी न्यायिक पुनः अवलोकन नहीं होगा, क्योंकि इलाहाबाद की कोर्ट ने क्या किया था कि उनके एक चुनाव को रद्द कर दिया था। तो उन्होंने बाद में एक कानून बना दिया अमेंडमेंट करके कि भाई कोई भी उच्च न्यायालय, यानी संसद के द्वारा बनाया गया जो भी अधिनियम होगा उसे राजकीय यानी राज्य की कोई भी उच्च न्यायालय उसको रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब चीज उन्होंने कानून बनाए थे। हालांकि बाद में ये सब खारिज हो गए, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि उसको समाजवादी रूप दिया जाए। तो समाजवादी जो तत्व जो डाला गया वो उनके द्वारा ही डाला गया। ठीक है, दूसरी बात आती है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष भी डाला गया, ठीक है, जिसमें ये था धार्मिक भेदभाव खत्म हो भारत से। ठीक है, क्योंकि हालांकि इनकी चर्चा नहीं की गई थी भारतीय प्रस्तावना के अंदर, तो इसलिए बाद में इसको ऐड किया गया। फिर साथ साथ एकता और अखंडता की बात की गई, तो एकता अखंडता को भी डाला गया। ठीक है, ये सारी चीजें की गई इसके अंदर। तो यहाँ पर ये मोटे मोटे तौर पर हम देखते हैं ये चीजें इस तरह से भारतीय संविधान प्रस्तावना में आती हैं। तो ये सारी चीजें भी देख लीजिए आप। हालांकि एक बार आप इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको नोट्स भी शेयर कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप उसको पढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और किसी भी तरह कोई भी प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इससे रिलेटेड या इससे भी थोड़ा आगे के तो मैं नहीं कहूँगा एकदम आप जंप करें, इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरीज है, कोई और जानकारी आप लेना चाहते हैं संविधान प्रस्तावना से, या फिर कोई छूट गई है, वो आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम उस पर चर्चा करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए एक चीज़ और भी है, यहाँ पर आप देखते हैं कि जब इंदिरा गांधी इस समय मैंने बताया ये सारी चीज़ें की गई, तो उसमें इंदिरा गांधी जी एक चीज़ और लेकर आई थी जो काफ़ी अच्छी थी, जिसमें निशुल्क वैधानिक सहायता दी गई थी। क्या दी गई थी? निशुल्क वैधानिक सहायता किसके द्वारा की गई? 39A अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो 39A के द्वारा इसमें सुविधा है निःशुल्क वैधानिक सहायता। यानी कि आप देखते हैं जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस पर इल्जाम लगा है करप्शन का या चोरी का, तो वो क्या करेगा? गरीब आदमी हो तो पैसा तो है ही नहीं उसके पास, वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता वकील को। तो उसमें कहा कि भाई इसके अंतर्गत आप एक सरकारी वकील ले सकते हैं, जिसे आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सरकारी वकील की बात कही गई। तो यानी कि आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जो अमेंडमेंट्स किए गए थे उस दौरान, जो इमरजेंसी के दौरान जब ये तीनों चीज़ें जब ऐड भी की गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो उन्होंने ये जो चीज़ लेकर आई थी जिसमें कहा गया कि नहीं भाई सिर्फ वो संसद को ही पावरफुल नहीं कर रही है, सिर्फ अपने ही पावर के बारे में नहीं सोच रही है, वो जनता को भी एम्पावर करना चाह रही है। तो यहाँ पर इसलिए देखा जाता था कि भाई इंदिरा गांधी जी कुछ जो निर्णय थे वो बहुत ज़बरदस्त थे, सराहनीय थे। और देखिए कहीं ना कहीं कई लोग बोलते हैं उनको थोड़ा डिक्टेटरशिप रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एक राजनेता को, एक देश को जो व्यक्ति जो चलाता है, उसे बहुत तरह की चीज़ों में शामिल होना पड़ता है, यानी उन चीज़ों को उन्हें एक
जिसे कहते हैं ना राष्ट्र के हित के लिए उसे वो चीज़ें करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, देखिए हमारे पिताजी भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमसे हमेशा प्यार से बात करते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, अब हमें थोड़ा एक कड़क आवाज में या दंड पूर्वक इस व्यक्ति से, अपने पुत्र से बात करेंगे, तब जाकर इसका कहीं ना कहीं कुछ मानसिक विकास होगा, या फिर ये व्यक्ति समझेगा कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है, जीवन को जीने के तरीके क्या हैं, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई का महत्व क्या है, पढ़ाई आपको क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती है, ये सब चीज़ें पता लगती है। तो ये सब चीज़ें उस समय में इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी। हालांकि इनको हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे अच्छे से, मैं आपको बताऊंगा इस सब चीज़ों के बारे में। तो ये हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी, जो मुझे लगता है आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। बाकी कोई क्यूरीज है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, धन्यवाद, थैंक यू। और प्रश्नों के साथ आइए, और प्रश्न के साथ जब आते हैं तब अब मज़ा आता है, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप से ही नहीं बात कर रहे हैं, हमसे स्टूडेंट्स भी बात कर रहे हैं। जब हमसे स्टूडेंट्स बात करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि जब कोई स्टूडेंट प्रश्न करता है तो उससे ये लगता है कि हाँ, वह व्यक्ति पढ़ता है, और पढ़ता है तभी प्रश्न करता है, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ेगा वही प्रश्न करेगा। और जो प्रश्न नहीं करता वो पढ़ता ही नहीं है, या तो पढ़ता नहीं है इसलिए प्रश्न नहीं करता है, फिर वो परम ज्ञानी है, वो सब जानता है, ये साइलेंट रहता है। तो हालांकि आप परम ज्ञानी हैं, उसकी संभावना आपके अंदर भरी हुई है, लेकिन उस परम ज्ञान तक पहुंचने के लिए आपको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। यू हैव टू ब्रेक द आइज, आपको इंटरेक्शन करना होगा, ताकि हम वन टू वन बातें कर सकें, चीज़ें जान सकें, ठीक है, ये सारी चीज़ें। हालांकि कभी कोई तरह का क्वेश्चन है आपके पास, मेरा नंबर भी, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, धन्यवाद।